हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। आज है 16 मार्च और आज की वीडियो में हम 16 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की डिटेल्ड PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जनवरी और फरवरी 2023 की जो PDF है वो भी तैयार की है। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ मोहंती को। अगला है, पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो योग महोत्सव 2023 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, कौन सा देश IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ए, भारत। ठीक है, IBA ध्यान रखना है इसको, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अगला है, तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो ये बनी है सुरेखा यादव। और इनके नाम से संबंधित क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रेन महिला ड्राइवर कौन है तो ये सुरेखा यादव ही है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है और इसे पाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बौद्ध विरासत पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पैरोस का जो तीसरा संस्करण है वो 13 मार्च 2023 को कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है हिंद महासागर क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को ये मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों, हर साल जो विश्व उपभोक्ता दिवस है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? तो वैश्विक स्तर पर जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। साल 2023 की थीम क्या रही? तो ये ध्यान रखनी है, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ये जो है साल 2023 की थीम रही है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये इसकी जो है थीम रही है। यह थीम उपभोक्ताओं को उनकी ऊर्जा खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के महत्व पर केंद्रित है। तो ध्यान रखना है यहाँ से आपको कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और साल 2023 की थीम क्या रही ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR गेहूं की कौन सी एक नई किस्म विकसित की है? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसने गेहूं की एक नई किस्म की खोज की है। कौन सी किस्म है? तो HD 3385 ये नई किस्म जो है विकसित की गई है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक गेहूं की नई किस्म की जो है विकसित की है। कौन सी है? तो HD 3385, ये नाम ध्यान रखना है। ये जो गेहूं की नई किस्म है ये जो है जो मौसम है, जो बदलता हुआ मौसम है, इसको झेलने में सक्षम है। यानी
ये जो गर्मी बढ़ रही है इसके कारण होने वाली जो चुनौतियाँ होती हैं, तो उन सबको झेलने में ये सक्षम है। ये जो नई फसल है, नई किस्म है, यह नई किस्म जल्दी बुआई के लिए अनुकूल है और गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है। इसकी फसल को मार्च महीना समाप्त होने से पहले काटा जा सकता है, यानी जल्दी इसको जो है बोया जा सकेगा और जल्दी ही इसको काटा जा सकेगा। तो एक नई किस्म है गेहूं की, नाम भी ध्यान रखना है आपको, HD3385, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ICAR की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये जो है ICAR का फुल फॉर्म है। अगला है, हाल ही में किस देश ने झोंगसिंग 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो नाम से ही आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीन। दोस्तों हाल ही में चीन ने एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। कौन सा उपग्रह है? तो झोंगसिंग 26 या झोंगसिंग 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, ठीक है। $333 मिलियन की लागत से इसको जो है बनाया गया है। झोंगसिंग 26 उपग्रह को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया? तो विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये इस उपग्रह का उद्देश्य था, ठीक। तो नाम ये ध्यान रखना है कि झोंगसिंग 26 जो उपग्रह है ये किस देश ने लॉन्च किया? तो चीन ने इसको लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में सीप्री की आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, जो हमारा भारत है ये सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। दोस्तों हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है साल 2023 में। तो इसके अनुसार क्या है कि जो भारत है वो 2022 में विश्व का अग्रणी हथियार आयातक बना है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदे गए हैं वो किस देश ने खरीदे हैं? तो वो भारत ने आयात किए हैं, यानी कि भारत में खरीदे गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 17 के दौरान और 2018 से 22 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 11% की कमी आई है। देखिए यहाँ पे ये अलग बात है कि 2013 और 17 के दौरान और 2018-22 के दौरान इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो 11% की कमी आई है हथियार के आयात में। लेकिन इसके बावजूद भी जो भारत है वो साल 2022 में अग्रणी हथियार आयातक देश बना, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार पिछले 5 वर्षों में अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्यय था, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 40% था। इसके बाद रूस 16% और फ्रांस 11% का रहा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि हथियार आयातक देश जो है वो कौन सा रहा? पहले नंबर पे वो है भारत। और किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने और इससे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो ये बन गया है डेनमार्क। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों डेनमार्क ने क्या किया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समुद्र के नीचे स्टोर करने की एक परियोजना शुरू की है, ठीक है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए परियोजना शुरू की है, जिससे यह दूसरे देश से आयातित जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको दफनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्योंकि अभी तक ऐसा किसी भी देश में नहीं किया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो उसे समुद्र के नीचे स्टोर किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड कब्रिस्तान परियोजना, जहां वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट पर किया जाता है। इस परियोजना को ग्रीन सैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका नेतृत्व ब्रिटिश रासायनिक इनियोस और जर्मन तेल कंपनी विंटर्स-हॉल-डिया कर रहे हैं। यानी ये जो परियोजना है इसके तहत क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्तरी सागर है उसमें नीचे, सागर के नीचे 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा रहा है, ठीक। उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? तो वातावरण को और अधिक गर्म होने से बचाया जा सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक। और ये जो काम है वो कौन कर रहा है? तो डेनमार्क तो कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो ये दी गई है जो ब्रिटिश रासायनिक कंपनी है इनियोस और जर्मन तेल कंपनी है विंटर्स-हॉल-डिया, ये ऐसा काम कर रही हैं। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक प्रति वर्ष 8 मिलियन टन CO2 का भंडारण करना, ये इसका उद्देश्य है। तो आपको यहाँ से बस यही ध्यान रखना है कि
जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोर समुद्र के नीचे किया जा रहा है वो कौन सा देश कर रहा है, तो डेनमार्क। ठीक, अगला है विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए, तो विराट कोहली 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों विराट कोहली अपना टेस्ट और शतक बनाने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7 स्थान ऊपर आकर के 13वें स्थान पे पहुंच गए। उनसे आगे केवल 2 भारतीय हैं, एक ऋषभ पंत हैं जो कि 9वें नंबर पे हैं और रोहित शर्मा जो कि 10वें नंबर पे हैं। इसके साथ ही जेम्स एंडरसन को शीर्ष से विस्थापित करने के बाद जो अश्विन है वो नंबर 1 रैंकिंग वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए। ठीक, हमारे भारत के जो खिलाड़ी हैं अश्विन, गेंदबाजों की अगर बात करें तो ये इसमें नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, और विराट कोहली की रैंकिंग देखिए क्योंकि काफ़ी इनका सुधार हुआ है, 7 स्थान का, और ये 13वें स्थान पर पहुंचे हैं। और जो ऋषभ पंत है 9 में, रोहित शर्मा 10वें। अगला है हाल ही में कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक योजना शुरू की है। किस लिए की है, तो रेशम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए एक योजना शुरू की है, और ऐसी योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। ठीक है, देश का ये पहला राज्य बना है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू करने वाला। उत्तराखंड में शुरू हुई पायलट परियोजना के पहले चरण में 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, तो ये जो 4 जिले हैं इनके 5 ब्लॉकों के 200 रेशम उत्पादकों ने बीमा प्राप्त किया है। इस बीमा ने उन्हें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाया है। यानी जो उत्तराखंड है इसने एक नई पहल शुरू की है, रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया है, और रेशम के जो उत्पादक हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह की जो बीमा पॉलिसी है इसको शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो काफ़ी नई पहल है, इसको ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड ने ऐसी शुरू की है। अगला है हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, शिव शंकरी। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, इनको सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। दोस्तों तमिल लेखक हैं शिव शंकरी, इनको जो है उनकी पुस्तक सूर्यवंशम, पुस्तक का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया। यह तमिल भाषा में लिखित संस्मरणों की एक पुस्तक है और 2019 में ये प्रकाशित हुई थी। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य का जो साहित्यिक पुरस्कार है इसके रूप में मान्यता दी जाती है। इसमें क्या दिया जाता है, तो 15 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल रहती है। तो ध्यान रखना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सरस्वती सम्मान जो 2022 का है वो किसको दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए चुना गया है शिव शंकरी को, जो कि एक तमिल लेखिका है। ठीक, किसके लिए, तो इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। अब दोस्तों यहीं पे कुछ अवार्ड हैं जो अभी तक दिए जा चुके हैं 2022 और 2021 के, उनको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहला अवार्ड है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, 2022 का गीतांजलि श्री को दिया गया टॉम ऑफ सेंड के लिए। 2021 की अगर हम बात करें तो डेविड डियोप को दिया गया है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक, तो दोनों ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री 2022 और डेविड डियोप 2021। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2022 का जो बुकर पुरस्कार है वो सेहान करुणा तिलका को दिया गया द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए, और 2021 का डेमन गलगुट को दिया गया द प्रॉमिस के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में जो हिंदी का दिया गया है वो किसको दिया गया, तो बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए, और जो अंग्रेजी का है वो अनुराधा रॉय को दिया गया है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी और अंग्रेजी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2022 का यानी कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दामोदर मौजो को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का ये नीलमणि फूकन को दिया गया। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो 2022 का यानी अभी 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, और ये शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए, और जो 31वां है वो रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो 2021 का असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए, और 2020 का शरद पगारी को दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। देखिए, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बार बार रिवाइज कर सकें, और आप 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगला है IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। दोस्तों IQ एयर के द्वारा अभी जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है 2022 की, ठीक। तो इसके अनुसार जो दिल्ली है ये दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे स्थान पे रहा, ठीक। जो दिल्ली है ये प्रदूषित शहरों की लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? तो ये है लाहौर। पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। उसके बाद चीन का होतान शहर और उसके बाद राजस्थान का भिवाड़ी शहर। तो ये तो यहाँ पे बात हमने की है शहर की कि शहरों में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये लाहौर है। उसके बाद चीन का होतान शहर और उसके बाद राजस्थान का भिवाड़ी शहर। वहीं अगर हम देश की बात करें कि सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा रहा, तो वो रहा है चाड। इसका नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद इराक है, फिर पाकिस्तान है, फिर बहरीन है और उसके बाद बांग्लादेश है। तो 2022 में जो 5 सबसे प्रदूषित देश हैं उनमें नंबर 1 पे आता है चाड, ठीक है। नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। यानी अगर हम राजधानियों की बात करें तो राजधानियों में जो नई दिल्ली है वो दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। और नंबर 1 पे जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो कौन सी है? तो चाड की राजधानी है नजजामेना। ये जो है सबसे ऊपर आती है राजधानियों की लिस्ट में। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तब आप करेंगे चाड। अगर ये पूछा जाए सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा, तो वो है लाहौर। और अगर ये पूछा जाए सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो नजजामेना जो कि चाड की राजधानी है ये सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगला है मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो है शिलोंग में शुरू हुआ है जो कि मेघालय की कैपिटल है। 14 मार्च 2023 को शिलोंग में पहली बार मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित किया जा रहा है। 4 जगहों पर करीब 40 फिल्में दिखाई जाएंगी। मेघालय फिल्म निर्माता संघ महफिल्म की एक पहल मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर्यटन विभाग के सहयोग से राज्य के फिल्म निर्माताओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से यही ध्यान रखना है कि मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये जो है मेघालय के किस शहर में या किस जिले में शुरू हुआ है, तो ये जो है शिलोंग में शुरू किया गया है और शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। तो दोस्तों ये थे 16 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट था, हुबली। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कोशिश किया करो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। यह है आज का क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कल की तरह कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।